गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे। क्लास 11 वाले बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं पहली बात तो। आप तो एक तो जिन लोगों ने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे मत देखो, अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको मत देखो। सबसे पहले आप बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर देखो। डायरेक्ट इस लेक्चर पे इस यूनिट पे आओगे तो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट थोड़ी टेक्निकल यूनिट है। इसमें आप बहुत गहराई से उतर के समझोगे तो ये समझ में आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने अगर पहले लेक्चर देखे होंगे, कि हमने जो ये शुरुआत की अपनी 11th का सिलेबस, ये थोड़ा सा हायर लेवल से शुरू किया है। अदरवाइज जनरल ट्रेंड होती है कि जो आप 10th में पढ़ के आए हो उनको ही फ्लो मिलाए, लेकिन मेरे हिसाब से यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें जब पढ़नी है तो डरना क्यों इससे? भाई जो 10th में आपने पढ़ी वो भी तो कभी तो पढ़ी होगी। तो इसलिए मैंने कि आप 11th में आए हो, आपने मन करके साइंस लिए, तो आप सबसे पहले हार्डेस्ट चीज को निपटा लो ना। उसके बाद क्या है? फिर तो कुछ नहीं, हलवा है, खाना है, कुछ नहीं करना। तो इसलिए मैंने ये सोच के यूनिट शुरू कराई। लेकिन आप लोगों का जो क्रेज देख के मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको कर नहीं रहे हो। तो बच्चों, ये लेक्चर सारे यूट्यूब पे हमेशा रहते हैं, इनको बारी बारी सभी को देखो। सीरीज वाइज मैंने कराए हैं, काफ़ी अच्छी कोशिश की आप लोगों के लिए। तो इनको थोड़ा सा समझो, लिखो, याद करो। सब कुछ है इस यूनिट में। समझने का बहुत कुछ है, रटने का बहुत कुछ है, सोल्व करने का बहुत कुछ है, कॉन्सेप्ट्स दुनिया भर के हैं। तो लगे रहो, कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर इस वीक में शायद कोशिश करेंगे इस यूनिट को ख़त्म करने की, अदरवाइज नेक्स्ट में तो हो ही जाएगा। चलो, तो स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एकेडमी में। उम्मीद करता हूँ सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। और अपने यार दोस्त प्यारे जो भी आपके चाहने वाले हैं, सभी को बोल के इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए, जिनके ये वीडियोस काम आ सकती है। तो मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री में क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट 2 और लेक्चर नंबर 11th 11th नहीं, लेक्चर नंबर 12th है भाई। 11 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, लेक्चर नंबर 12। तो जो आज का बच्चों हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ चुके हैं, कैसे एक वेव फॉर्म होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, वो सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब है, देखो जो स्पेक्ट्रम वर्ड है सबसे पहले न्यूटन ने दिया था। क्यों दिया था स्पेक्ट्रम वर्ड? उसने एक, जैसे होता है ना कोई साइंटिस्ट कुछ कर रहा हो, उसके मुंह से कुछ निकल जाए कि यार इसको ये नेम देना, तो स्पेक्ट्रम का उसने इसी हिसाब से न्यूटन ने फर्स्ट टाइम यूज किया था। और इसका मतलब था उसने कुछ देखा, कोई रेनबो लाइक इमेज देखी। जब हम कहीं भी 10th क्लास में अपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, प्रिज्म से जब लाइट को पास कराते हैं तो 7 कलर निकलते हैं, रेनबो कलर निकलते हैं बिग्योर वाले। तो न्यूटन ने जब ये ऑब्जर्वेशन किया तो उसने देखा कि यार ये कुछ कलर में डिवाइड हो रही है हमारी लाइट, और जो एक ऑर्डिनरी लाइट है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो रही है। तो इसने उसको नाम दिया स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है अपीयरेंस या फॉर्म, कि बनना या फिर दिखाई देना। तो इस तरह से जो स्पेक्ट्रम वर्ड है वो हमारा आया सबसे पहले लोगों के ध्यान में जब न्यूटन ने इसको यूज किया। अब देखो, स्पेक्ट्रम का मतलब तो हमने समझ लिया। अब स्पेक्ट्रम क्या शो करता है? स्पेक्ट्रम, मान लो ये हमारा प्रिज्म था, ऐसे इतना है, ये एक ऑर्डिनरी लाइट आई। अब ये 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर में से टूट गई। 1 2 3 4 5 6 7 7 कलर्स में टूट गई भी। अब ये स्पेक्ट्रम, उसने कहा कि कुछ दिख रहा है लाइट। अब ये स्पेक्ट्रम किसी भी तरह का हो सकता है। इनकी इस लाइट की वेवलेंथ के हिसाब से भी हो सकता है कि वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम या फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम, कुछ भी तो हो सकता है। वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम या फिर फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम, या फिर इसके अलावा एनर्जी का हो सकता है भाई, कि एनर्जी के हिसाब से कि कौन सी क्या क्या एनर्जी होगी किस रे की। तो स्पेक्ट्रम किसी के हिसाब से हो सकता है, लेकिन स्पेक्ट्रम का मतलब कुछ दिखाई देना, कुछ एक पैटर्न दिखना, कुछ भी ऑब्जर्व करना। तो न्यूटन ने इसको यूज किया। स्पेक्ट्रम का मतलब है उसकी जो हमारी लाइट होगी उसको वेवलेंथ के हिसाब से एक पैटर्न हो, एनर्जी के हिसाब से पैटर्न हो, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक पैटर्न हो। तो जो वेव्स हमने पढ़ी थी बच्चों, देखो ये अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये जो टेबल है आपको याद करनी है। देखो वेव है ना, उनकी लेंथ होती है। जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी थी, मैंने बताया था कैसे एक वेव होती है, ये क्रस्ट और ये ट्रफ होती है। और एक वेव का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इनको जो वेवलेंथ्स होती है, वेवलेंथ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए क्रस्ट एंड ए ट्रफ, या टू क्रस्ट या टू ट्रफ के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं वेवलेंथ। तो जो भी स्पेक्ट्रम होगा, ये मान लो हमने वेवलेंथ के ऊपर बना लिया या फ्रीक्वेंसी पे बना लिया, तो ये सारे रिलेशन मैंने पीछे की वीडियो में आपको बताए हैं, वो एक बार
पढ़ना, फिर ये समझ में आ जाएगी लेक्चर। अगर वेवलेंथ के हिसाब से हम स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, जो हमें पढ़ना है वेवलेंथ के हिसाब से हमें स्पेक्ट्रम पढ़ना है, तो वेवलेंथ के हिसाब से पढ़ेंगे तो देखो ये हमारी कुछ वेव्स हैं, उनको नाम दिया गया है। पहली हमारी रेडियो वेव, फिर माइक्रो, फिर फार इंफ्रा, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट और फिर एक्स रेज। ये 7 तरह की हमारी वेव्स हैं। इनके बीच में कुछ एक और आ जाती हैं, कोई बात नहीं, आती हैं वो आने दो, हमें ये पढ़नी है। अब इनके साइज दिए हुए हैं। साइज मतलब वेवलेंथ। लैम्बडा क्या होता है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ। लैम्बडा होता है कि मान लो ये हमारी एक वेव है, ऐसे ऐसे एक वेव है ये। अब लैम्बडा क्या बताया था मैंने, कि यहाँ से ये वेव शुरू हुई, एक साइकिल पूरी इसने कहा कि ये यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या होगा, लैम्बडा। तो इस 7 तरह की वेव्स को लैम्बडा के हिसाब से, इनकी वेवलेंथ के हिसाब से इनको साइज दिए गए हैं, इनको नाम दिया गया है। सबसे पहले होती है रेडियो वेव्स, लार्जेस्ट वेव। इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, किस रेंज में होती है, 1 to 10⁻²2 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर में सारी वैल्यू, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की वैल्यू होती है रेडियो वेव्स की। ठीक है भाई। उसके बाद आ जाओ तुम, नेक्स्ट है माइक्रोवेव, दूसरे नंबर पे। ये सीरीज याद रख लेना कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होती है लार्जेस्ट रेडियो, फिर माइक्रो, फिर फार इंफ्रा, फिर विजिबल, यूवी, एक्सरे। एक्सरे सबसे स्मॉल होती है और सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है एक्सरेज की। इसलिए कहते हैं कि एक्सरेज हैं ये अपने, ज्यादा ब्रेन का कभी एक्सरे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि टिश्यूज बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और ये बहुत ही पेनिट्रेटिंग होती है, ये पार कर जाते हैं टिश्यूज को। हड्डियों का एक्सरे लेते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है कि हमारी जो मांस होता है, मसल्स, उनको ये एक्सरे चीर के निकल जाती है, हड्डियों को क्रॉस नहीं कर पाती। तो क्या होता है, मान लो भाई ये कुछ है स्ट्रक्चर, यहाँ बीच में हमारी हड्डी है, ये मांस है, अब वो हम रे डाली, तो ये रे क्या करेगा, जहां भी मांस है उसको तो चीर देगा, लेकिन हड्डी के टकरा के जा नहीं पाएगा। तो सामने जहां जहां हड्डी थी वो चीज दिखेगी नहीं, और जहां जहां मांस है वो सारी रे चली जाएगी, तो एक स्क्रीन, एक चित्र छप जाएगा। वही तो एक्सरे होता है हमारा, वही एक्सरे होता है। तो बच्चों, तो सीधी सी बात है, आप लोग इसको सीरीज से याद करोगे। जो लार्जेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट होती है रेडियो वेव, फिर माइक्रो, फिर फार इंफ्रा, फिर विजिबल, फिर यूवी और एक्सरे। ये सारे साइज दिए हुए हैं, ये आपको याद करनी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि एक ऐसा स्पेक्ट्रम होगा लाइट की, डिफरेंट डिफरेंट लाइट का, कि उसमें उनकी वेवलेंथ के हिसाब से अरेंजमेंट होगी, ये छोटा है, बड़ा बड़ा, छोटा बड़ा, ऐसे कुछ सीक्वेंस बनी होगी। इस तरह की किसी अरेंजमेंट को लाइट के हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। अब आगे देखो होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। अगर लिखना चाहो तो इसमें एक दो बातें और लिख लो। क्या लिखोगे, इसमें लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अरेंज्ड in increasing or decreasing order of either of properties like energy, wavelength or frequency. It may also be defined as an array of waves or particles spread according to increasing or decreasing order. वही बात है जो मैंने बताया कि ये एक तरह से कोई भी हमारा एक अरेंजमेंट होगा वेवलेंथ, एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। ये हमारे होते हैं इनकी वेवलेंथ की, नहीं वेव, जो भी वेव होगी उनकी वेवलेंथ की, किस ऑर्डर की वेवलेंथ होगी, क्या उनका वेवलेंथ का ऑर्डर होगा। चलो, तो नेक्स्ट जो टर्म आती है, एक आती है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस। भाई देखो, एक तो मान लो हम बल्ब जलाएं, एक तो हमने बल्ब जलाया, नॉर्मल बल्ब, ये कैसे जलाएं, ऐसे जलाते हैं, ये यहाँ पे स्विच है, ये हमने बल्ब जलाया, इसमें से लाइट निकल रही है ना। हर साइड में हर साइज की अलग अलग तरह की लाइट निकल रही है, मतलब अलग अलग वेवलेंथ की लाइट निकल रही है। और एक हमने मान लो ये बल्ब है, इसको कवर कर दिया किसी चीज से, और कहा कि जो लाइट निकलेगी वो हर डायरेक्शन में फिक्स ही, मान लो 10 सेंटीमीटर इधर जाएगी, चारों तरफ 10 इधर, 10 10 इधर, मतलब फिक्स कर दिया हमने उसको कि उसकी वेवलेंथ है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बिल्कुल फिक्स होगी। तो उसको क्या कहेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइन। मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जब हम फिक्स कर देंगे किसी भी ऐसे सोर्स की, कि जहां पे मान लो हमारी जो लाइट होगी, अगर उसकी हर जगह फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम है,
एज इट इज है कि चारों तरफ सेम डायरेक्शन में उसकी वेवलेंथ है, हर एक डायरेक्शन में उसकी वेवलेंथ सेम है या फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उसको बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, वन, और डाई या पोली का मतलब बहुत ज्यादा। तो जो ऑर्डिनरी बल्ब होते हैं हमारे पॉलीक्रोमेटिक टाइप होते हैं, इनमें हर फ्रीक्वेंसी की मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट्स निकलती रहती है रेडिएशंस में। लेकिन जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होते हैं, बेस्ट एग्जांपल सोडियम लैंप। सोडियम लैंप कई बार आपने शहरों में देखे होंगे, लाल कलर के लैंप जले होते हैं अलग से, सोडियम लैंप टाइप होते हैं। या पोटेशियम की जो रेडिएशन होती है या किसी भी मेटल की जो प्योर होती है, वो सारी होती है हमारी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, किसी भी ऑर्डिनरी लाइट पे अगर मान लो हम कोई प्रिज्म लगा दें, कोई ऐसा फिल्टर लगा दें कि इसमें से पास तो ये ऑर्डिनरी जाए, लेकिन यहाँ आके एक सिंगल हो जाए कि भाई इस वेवलेंथ की बची गई, बाकी रोक ली इसने, तो उसको कहेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ऑर्डिनरी लाइट पे कोई फिल्टर लगा देंगे या फिर प्रिज्म लगा देंगे तो मोनोक्रोमेटिक लाइट उससे ऑब्टेन कर सकते हैं। या फिर कुछ एक पर्टिकुलर एग्जांपल जैसे सोडियम लैंप या पोटेशियम वगैरह, इनकी रेडिएशन जो होती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स होते हैं। लिख लो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन क्या होती है, लिखाऊं? लिख लो अगर लिखना है तो। ordinary radiation contains several of its some property radiation of several wavelengths and has a wide spectrum. On the other hand, radiation having only one wavelength is said to be monochromatic. मतलब कोई भी रेडिएशन जिसमें केवल एक वेवलेंथ होगी उसको कहेंगे मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन में बी ऑब्टेन्ड बाय फिल्टरिंग द ऑर्डिनरी रेडिएशन थ्रू स्लिट्स। कुछ नहीं लिखना है, ये इतनी बकवास नहीं लिखनी, हमें लिखना है कि एनी लाइट विच हैव ओनली वन वेवलेंथ या वन फ्रीक्वेंसी is called monochromatic light and it can be obtained by filtering the ordinary light. That's it. ये मोनोक्रोमेटिक एग्जांपल लिख लेना। तो देखो भाई, अब स्पेक्ट्रा होता है, उसकी टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार का स्पेक्ट्रा हो सकता है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, स्पेक्ट्रा का मीनिंग याद होना चाहिए। अल्टीमेटली हमने जो लास्ट में पढ़ना है क्या वो बता देता हूँ, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपको कोई पढ़ाएगा भी नहीं 11th में। आपको जब 11th में जो अभी यहाँ पढ़ाया जा रहा है, इतना कहीं भी कोई भी नहीं पढ़ाता। लेकिन मेरा मानना है कि इस यूनिट को क्या 11th क्लास को ही बहुत ढंग से पढ़ने की जरूरत होती है अगर आप 12th को इजीली पढ़ना चाहते हो। अदरवाइज आपको 12th में बात बात में ये कह दिया जाएगा कि ये 11th से आपने वहां पढ़ा होगा तो यहाँ वहां से याद कर लो। तो इससे अच्छा है कि 11th को अच्छे से पढ़ ले, ताकि 12th में जाके आपको 11th को उलाना ना मिलेगा आपने 11th में नहीं पढ़ा। 12th है वो 11th पे टिकी हुई है भाई, डायरेक्ट कुछ नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली हर चीज में ये कही जाएगा 11th में थी, 11th में थी, तो पढ़ लो, कुछ नहीं जा रहा। तो अगला है जो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के टाइप क्या है, अल्टीमेटली हम जो पढ़ रहे हैं उसका कारण क्या है, क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। कि हाइड्रोजन जो एटम होता है उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या स्पेक्ट्रम देगा, वो कहाँ कूदता फांदता घूमेगा, कैसे उसमें एक्साइटेशन होगी, कैसे वो एक्साइट होके वापस आएगा, ये सब पढ़ना में। तो उससे पहले ये बेसिक थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाह रहा हूँ। अदरवाइज कोई नहीं पढ़ाता, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी टीचर आपको ये पढ़ाता हुआ मिल जाए तो मुझे बता देना कि स्कूल में कोई हमें सर ये ऐसे पढ़ा रहा है, लेकिन मैं आपको बहुत डीप और बहुत ढंग से पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसको समझो। देखो हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, दूसरा यूनिट थोड़ी बिल्कुल नहीं है और बहुत ही लेवल की यूनिट है, कॉन्सेप्चुअल यूनिट है। तो आप कोशिश करो, मैं कर रहा हूँ आप भी करो। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार आएगा, लेकिन आ जरूर जाएगा, इतनी गारंटी। मैं अवेलेबल हूँ, आपको कहीं भी दिक्कत आता तो फोन पे, व्हाट्सएप पे, मैसेज पे कहीं भी आप पूछ सकते हो। तो देखो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा के टाइप्स कितने होते हैं, तो स्पेक्ट्रा के टाइप बताओ कैसे कैसे होते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा, हाँ तो बच्चों देखो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा पढ़ना हमें। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा में जो मेन टाइप्स है वो 8 टाइप्स है, उनको देखेंगे हम जल्दी जल्दी से। क्या होता है देखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अगर कोई स्पेक्ट्रा किसी एटम के कारण, मान लो कोई एटम एक्साइट हो रहा है या कुछ कहीं एटम में कोई मूवमेंट हो रही है, उसके कारण अगर हमारे पास कोई स्पेक्ट्रा या कोई अरेंजमेंट आ रहा है तो उसको बोलेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब दूसरा मॉलिक्यूलर, अब अकेला एटम था यहाँ, अब बहुत सारे एटम्स मिलकर कोई मॉलिक्यूल बना रखा है और उस मॉलिक्यूल के कारण अगर कोई स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेंड हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑब्टेंड हो रहा है, तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा हो जाएगा। अब बताओ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किसका होगा, भाई ये अकेला, ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। अब बताओ एब्जॉर्प्शन और एमिशन। अब हमने वहां जब बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था तो बताया था कि E2 - E1 की एक्साइटेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी हम कैसे निकालते हैं। तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन और एमिशन है, इस टाइप का स्पेक्ट्रम, मतलब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेवल से एनर्जी ली और एब्जॉर्ब की और चला गया, या फिर लेके वापस आ गया,
तो इस टाइप का अगर कोई भी मूवमेंट होगा, चार्ज मूवमेंट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी और एक स्पेक्ट्रा होगा। तो स्पेक्ट्रा जो पैटर्न बनेगा उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन या एमिशन, मतलब एनर्जी लेके या एनर्जी देख के जो भी एक्साइटेशन होगी या डी एक्साइटेशन होगी उसके कारण जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होगा उनको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन और एमिशन। देखो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। अब मान लो कोई इस टाइप का आपको एक प्रिज्म दे दे कि भाई ये प्रिज्म है, ये ऑर्डिनरी लाइट है और ये हमारा विबग्योर बन गया। तो VIBGYOR ये विबग्योर बन गया, तो ये हो गया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कि भाई सारे कंटिन्यूअस है। अब मान लो आपको कोई दे और कह दे यहाँ से भाई बी गायब कर दिया, ओ गायब कर दिया, जी गायब कर दिया, बोले ये आ गया, तो इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस की कुछ एक चीजें हट जाए जिसमें से और कुछ एक आ जाए तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं। एक लाइन और बैंड होते हैं कि भाई एक सिंगल लाइन का स्पेक्ट्रा है, बहुत कम स्पेक्ट्रा आता हो कि पूरा मॉलिक्यूल निकल गया, एक लाइन दिख गई कि भाई सिंगल लाइन स्पेक्ट्रा। बैंड में बहुत सारे बैंड की बहुत सारे स्पेक्ट्रा आ जाए कि हम उसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो तो उनको बोलेंगे बैंड स्पेक्ट्रा। इसमें आपको ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, बस टाइप्स पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रा के टाइप होते हैं एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, एब्जॉर्प्शन, एमिशन, कंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस, लाइन और बैंड। इस जो स्पेक्ट्रा की पूरी स्पेक्ट्रा को पढ़ने की एक टेक्निक होती है ना, दरअसल ये प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें हैं, तो उस चीज को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की स्टडी को जो भी साइंस डील करती है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी देखो ये सब बेसिक हो गया, हमें स्पेक्ट्रम क्या, हमें जो पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन ये बेस बनाने के लिए था आपका, तो हाइड्रोजन एटम का जो हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे उसके लिए आपका होमवर्क है, आपको ये चीजें याद रखनी है। देखो L फॉर लाइमन, B फॉर बाल्मर, P फॉर पास्चन, B फॉर लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट ये होता है प्रोफुंड, फुंड बोलते हैं, पी साइलेंट, और ये हम्फ्री। ये आपको याद करना है। इसके लिए होता है याद करना, आपको क्या क्या याद करना है बताऊंगा कल है क्या, लेकिन ये याद करने की चीजें। लाइमन के लिए N1 होता है 1, इसके लिए N1 होता है 2, इसके लिए N1 होता है 3, इसके लिए N1 होता है 4, इसके लिए N1 होता है 5, इसके लिए N1 होता है 6। ठीक है, इसके लिए N2 हो जाएगा 2 से लेके सो ऑन, इसके लिए N2 हो जाएगा 3 से लेके सो ऑन, इसके लिए N2 हो जाएगा 4 से लेके सो ऑन, इसके लिए N2 हो जाएगा 5 से लेके सो ऑन, इसके लिए N2 हो जाएगा 6 से सो ऑन, इसके लिए N2 हो जाएगा 7 से सो ऑन। ये चीजें आपको याद करनी है। क्या है, देखो ये हमारे हैं लाइंस, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, प्रोफुंड, हेम्फ्री, अलग अलग साइंटिस्ट है। इन्होंने एक स्पेक्ट्रम, एक ट्रांजिशन, एक इमिशन, एक एब्जॉर्प्शन का पैटर्न ऑब्जर्व किया हाइड्रोजन एटम में, तो उनके नाम पे उनकी लाइंस को दे दिया गया कि जब 1 से निकलेगी कोई लाइन तो उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज आ गई भाई। अगर 2 लेवल से निकलेगा, एनर्जी लेवल 2 से आगे कहीं भी जाए उसको कहेंगे बाल्मर, 3 से पास्टन, 4 से ब्रैकेट, 5 से प्रोफुंड, 6 से हम्फ्री। इसका थोड़ा डिटेल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपका होमवर्क है जैसे सारी वेव्स की वेवलेंथ याद करनी है, ऐसे ये टेबल याद करनी है कि हमारी ये जो 6 सीरीज है याद कैसे करोगे, ऐसे करो LBP BPH, LBP BPH, LBP BPH, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, प्रोफुंड, हम्फ्री, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, प्रोफुंड, हम्फ्री। ये चीजें आपको याद करनी है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मेरा इतना कहना, आप साथ बने रहो, देखते रहो, बोर हो रहे हो मुझे पता है, लेकिन आप देखते रहो, एक दिन आएगा जब ये यूनिट खत्म होगी, मैं एक रिवीजन दूंगा आपको 1 घंटे का, उसमें आप पूरा, अगर आप देख रहे हो ना, आपको समझ में नहीं आ रहा लेकिन आप देख रहे हो, उस रिवीजन में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन आप देखना मत छोड़ना, बोर होके। फिजिकल इंटरेक्शन है नहीं तो आपको रिक्वेस्ट सजेस्ट यही करूंगा कि आप एटलीस्ट ये 20-25 मिनट रोज देख लिया करो। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ अच्छा नया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और डू शेयर, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सभी से आप इसको सब्सक्राइब कराओ ताकि हमारा भी मोरल सपोर्ट बढ़े। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।